हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाटा टाइप एंड डायरेक्टिव्स जो हमारे पास 8051 के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है डाटा टाइप, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डायरेक्टिव्स जो 8051 असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास सिर्फ एक ही तरह की डाटा टाइप होती है। ये हमारे पास होती है 8 बिट्स की, और हर रजिस्टर का साइज़ भी हमारे पास 8 बिट का होता है, राइट। तो अब कहता है कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं और या तो हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं असेंबलर डायरेक्टिव की, तो द डीबी डायरेक्टिव हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज डाटा डायरेक्टिव है जो कि हमारे पास असेंबलर में यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं 8 बिट डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए, और जब हम यूज़ करते हैं डीबी डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए डाटा को डिफ़ाइन करते हैं, तो नंबर्स हमारे पास जो हो सकते हैं वो डेसिमल में हो सकते हैं, बाइनरी में हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं, या ASCII2 फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अब कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं तो असेंबलर जो है वो नंबर्स को कन्वर्ट करेगा इनटू हेक्स वैल्यूज़, राइट। डिफरेंट कोटेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं ASCII2 कैरेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ ओनली डायरेक्टिव है जो हम यूज़ कर जिसमें हमारे पास ASCII2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं लार्जर देन 2 कैरेक्टर्स। अगर 2 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ी ASCII2 स्ट्रिंग्स हैं तो उसको भी डिफ़ाइन कर सकता है ये, और हम इसको सारी की सारी ASCII2 डेफिनेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हम डीबी डायरेक्टिव्स के अंदर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज कोड के अंदर देखें तो हमारे पास देखें कि यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हमने डाटा 1 और कॉलन डीबी यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो असेंबलर है ना वो हमारे जो नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा हेक्सा के अंदर, राइट। तो अब ये 28 को कन्वर्ट कर देगा हेक्सा के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर डीबी डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माय नेम इज़ जो, तो यहाँ पर अब ये 2 कैरेक्टर से जो बड़े ASCII2 स्ट्रिंग्स आ गए हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डीबी डायरेक्टिव के अंदर। अब यहाँ पर देखें कि हमने यूज़ कर दिया है डाटा 4 में डीबी 2591। अब यहाँ पर जो है ना क्या कर दिया है कि हमने ASCII2 को कोटेशन मार्क्स में प्लेस कर दिया है, तो असेंबलर क्या करेगा कि इसको ASCII2 कोड असाइन कर देगा कोई ना कोई जो भी हमने 2591 यूज़ किया है। अब यहाँ पर डाटा 2 में जो हमने यूज़ किया है तो यहाँ पर कहेगा कि हमने 00110101 हमने यूज़ कर दिया है, राइट। यह मतलब कि इसका मतलब है बाइनरी। अब ये हमने बाइनरी में वैल्यूज़ यूज़ कर दी हैं तो इसको भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि असेंबलर के जो डायरेक्टिव्स हैं ORG ओरिजिन और एंड, हम कहते हैं कि भाई ये एंड है। अब ORG डायरेक्टिव जो है हमारे पास इंडिकेट करता है एड्रेस की बिगिनिंग को, राइट। तो नंबर जो हमारे पास दैट कम्स आफ्टर ORG कैन बी, अब ORG के पास जो भी नंबर आता है वो यहाँ हेक्सा में हो सकता है या डेसिमल में हो सकता है, राइट। अगर हम कहते हैं कि नंबर, अगर कोई भी हम नंबर उसमें मूव करते हैं, लोड करते हैं और वो H से फॉलोड नहीं है तो हम कहते हैं कि ये एक डेसिमल वैल्यू है, और जो असेंबलर होगा उसको हेक्सा में कन्वर्ट करेगा। अब एंड की बात कर लेते हैं, एंड असेंबलर डायरेक्टिव की बात कर लें तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि ये एंड ऑफ द सोर्स ASM फाइल है, राइट। ये हमारे पास 8051 प्रोग्राम की लास्ट लाइन है, तो एंड उसको इंडिकेट कर रहा होता है। इक्वेट की अगर हम बात कर लेते हैं, ई की यूँ हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पर हम इक्वेट को हम यूज़ करते हैं विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी मेमोरी लोकेशन, राइट। अब हम कहते हैं कि जब कभी भी हमारे पास ये वाला लेबल अपीयर होता है तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट की जाएगी फॉर द लेबल। अब नेक्स्ट कहता है द इको डायरेक्टिव डज नॉट सेट असाइड स्टोरेज फॉर अ डाटा बट कांस्टेंट वैल्यू विद द डाटा लेबल। मतलब कि ये जो है ना किसी भी किस्म की हमारे पास मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई नहीं करता, कांस्टेंट रहता है हमेशा से, राइट। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हम इसकी एग्जांपल अगर देख लेते हैं इक्वेट की।
अब एज्यूम करें कि ये देयर इज़ अ कांस्टेंट यूज्ड इन द मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम एंड द प्रोग्रामर वांट्स टू चेंज इट्स वैल्यू थ्रू आउट। मतलब हमारे पास कोई वैल्यू कांस्टेंट यूज़ हुई है, लेकिन जो प्रोग्रामर है उसकी वैल्यू वो बार बार चेंज करना चाहता है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो काउंट है ना, वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट यूज़ हुआ है, लेकिन जो प्रोग्रामर है उसकी वैल्यू बार बार वो यूज़ करना चाहता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया EQ25। तो अब ये काउंट में वैल्यू आ गई, वो बार बार हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर R3 में उसकी वैल्यू मूव कर दी, दोबारा से हम इसी तरह से यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू हम इक्वेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं 8051 के जो फ्लैग बिट्स हैं और PSW रजिस्टर जो हमारे पास आ जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो बाकी हमारे पास सब माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, 8051 के पास भी हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है जो इंडिकेट करता है डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज द कैरी बिट, राइट। अब जो एक फ्लैग रजिस्टर है जो 8051 के अंदर यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो ये 8051 के अंदर एज अ फ्लैग रजिस्टर हमारे पास काम कर रहा होता है। 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें सिर्फ 6 बिट्स जो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं 8051 से, और बाकी जो 2 है वो हमारे पास अनयूज रह जाती हैं। अब कहते हैं कि हम 4 अमंग द 6 आर कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, ओवरफ्लो, और जो बाकी हमारे पास ये जो कंडीशनल, ये हम कहते हैं कि कंडीशनल फ्लैग हैं। ये कुछ ना कुछ कंडीशंस हमारे पास इंडिकेट करते हैं, जो रिज़ल्ट होते हैं हमारे पास, जो अकर होते हैं हमारे पास आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। जो PSW3 एंड PSW4 हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे पास RS0 और RS1 के लिए, जो कि यूज़ होते हैं बैंक्स को चेंज करने के लिए, राइट। तो इसको हम आगे चल के अब डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कैरी है, अक्यूमुलेटर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ओवरफ्लो है, पैरिटी बिट है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कोड में भी आप देख सकते हैं। अब कैरी PSW.7, अब कैरी फ्लैग आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर AC ऑक्सिलरी कैरी आ गया, राइट। तो इस तरह से हम सारे उनको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर भी। अब किस तरह से हम PSW के अंदर इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन, अब देखें यहाँ पर अब दो हमारे पास नंबर हैं, वो है 38 और 2F, उनको हमने ऐड किया, राइट। यहाँ पर कैरी हमारे पास 0 आया, लेकिन ऑक्सिलरी कैरी हमारे पास 1 आ गया, और पैरिटी जो हमारे पास है वो 1 आ गया। अगर हमारे पास अक्यूमुलेटर के पास जो वैल्यू होती है द नंबर ऑफ द वंस, वो हमारे पास ऑड आती है, तो हम कहते हैं कि पैरिटी इज़ 1। अगर इवन है तो पैरिटी इज़ 0। ऑक्सिलरी कैरी हमारे पास जो यहाँ पर इंटरमीडिएट कैरी कोई आता है वो होता है, और जो कैरी आता है वो हमारे पास जो अगर यहाँ पर एंड में कोई आ जाता है कैरी जो रह जाता है, उसको हम कहते हैं उसको हम कैरी का नाम दे देते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि या जो हमारे पास इंटरमीडिएट कैरीज आ जाते हैं, राइट, वो हमारे पास सारे आ जाएंगे। ये हमारे पास सारे आ जाते हैं, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो जाता है, राइट। बेसिकली जो ओवरफ्लो का हम यूज़ करते हैं फ्लैग को, उसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उसमें एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास 8051 रजिस्टर्ड बैंक्स और स्टैक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रैम मेमोरी की जो स्पेस लोकेशन होती है 8051 की, वो 128 बाइट्स होती है, और जो एड्रेसेस असाइन होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0027FH।
इनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और 32 बाइट्स जो लोकेशंस हैं 00 टू 1FH में डिवाइड किया गया है, वो हमारे पास स्पेसिफाई किए गए हैं रजिस्टर बैंक्स के लिए। और स्टैक के लिए 16 बाइट्स जिनकी लोकेशन बनती है 20H टू 2FH वो असाइन किए गए हैं। बिट एड्रेसेबल रीड और राइट मेमोरी के लिए 80 बाइट्स जिनकी लोकेशन है 30H टू 7FH उनको असाइन किया गया है रीड और राइट स्टोरेज के लिए, जिनको हम स्क्रैच पैड भी कहते हैं। अब इनको अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रजिस्टर बैंक के लिए हो गए हमारे पास 00 टू 1F, फिर 20 टू 2F हमारे पास बिट एड्रेसेबल रैम के लिए, और 30 टू 7H ये हमारे पास हो गए स्क्रैच पैड रैम के लिए। तो ये हमारी रैम एलोकेशन है 8051 की। इस तरह से हम रैम एलोकेशन करते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं हम रजिस्टर बैंक्स की, तो रजिस्टर बैंक्स में हमारे पास टोटल 32 बाइट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है 4 बैंक्स ऑफ रजिस्टर में, और हर बैंक के पास 8 रजिस्टर्स आ गए हैं R0 टू R7। रैम लोकेशन की बात कर लें तो 0 टू 7 हमारे पास स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं बैंक 0 ऑफ द R0 टू R7, जहाँ पे R0 रैम लोकेशन है और R1 इज़ रैम लोकेशन 1। R2 हमारे पास R2 रैम लोकेशन है एंड सो ऑन टिल द R7 हमारे पास रैम लोकेशन 7 होती है। यहाँ पर रजिस्टर बैंक 0 जो है ये डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है जब हमारे पास 8051 पावर्ड अप हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है रजिस्टर बैंक्स और उनके रैम एड्रेसेस आ जाते हैं। बैंक 0 में देख लें तो R0 टू R7, बैंक 1 में देख लें तो R0 टू R7, बैंक 2 में देख लें तो R0 टू R7, और बैंक 3 में देख लें तो R0 टू R7, और इसी तरह से उनके जो बाहर गिवन है वो उनके रैम एड्रेसेस गिवन है। तो आप वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 4 हमारे रजिस्टर बैंक्स हैं वो आ गए हैं और उनके एड्रेसेस आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी को कंटिन्यू कर लें कि रजिस्टर बैंक्स हमारे पास हैं कि हम जो हैं वी कैन स्विच अदर बैंक्स बाय यूजिंग ऑफ द PSW रजिस्टर। डिफरेंट जो हमारे पास रजिस्टर बैंक्स हैं उनको हम स्विच कर सकते हैं यूजिंग द PSW रजिस्टर्स। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिट्स D4 एंड D3 ऑफ द PSW, जिसके थ्रू हम डिज़ायर्ड रजिस्टर बैंक्स को हम सेलेक्ट करते हैं। और जो बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस है सेट बी और क्लियर हम यूज़ करते हैं टू एक्सेस द PSW4 और PSW3 के लिए। तो इस तरह से हम जो है डिफरेंट रजिस्टर्स बैंक को स्विच भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्टैक की, तो स्टैक हमारे पास रैम की वो सेक्शन है जो CPU यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेम्परेरली। रजिस्टर जो जब यहाँ पर जो रजिस्टर यूज़ होता है स्टैक को एक्सेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अब स्टैक के अंदर हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि अगर हमने कोई वैल्यू यहाँ पर द स्टोरिंग ऑफ CPU रजिस्टर इन द स्टैक, अगर CPU रजिस्टर को हम स्टोर करते हैं स्टैक के ऊपर तो वो हमारे पास पुश ऑप इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्टैक पॉइंटर होता है वो हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है कि जो अभी करंटली लास्ट लोकेशन यूज़ की गई है स्टैक की वो कौन सी है। तो एज़ वी पुश, जैसे ही हम स्टैक के ऊपर डाटा पुश कर देते हैं तो स्टैक पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। अब जो कंटेंट्स जो हैं अगर हम स्टैक से वापस CPU की तरफ लोड करते हैं तो वो हमारे पास पॉप ऑपरेशन कहलाता है, राइट। मतलब उससे बाहर, स्टैक से बाहर अगर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो इस तरह से जो है ना हम पुश और पॉप कर सकते हैं। अब देखें अगर हमने अब कोई आफ्टर पुश 625 हमने पुश कर दिया, 12 पुश कर दिया और F3 हमने पुश कर दिया, राइट। इसी तरह से अब अगर हम उसमें से कोई वैल्यू पॉप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कि भाई देखें आपने 3 वैल्यू जो है वो पॉप कर दी, 5 पॉप कर दी, 2 पॉप कर दी। तो ये स्टैक के बाहर भी जो है ना आप पॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं स्टैक के अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन या स्टैक की, तो CPU जो है हमारे पास स्टैक को यूज़ करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करने के लिए जस्ट बिलो द कॉल इंस्ट्रक्शन, राइट।
अब ये जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सब रूटीन्स हैं वो इस तरह से यूज़ होती हैं जहाँ पर सीपीयू को पता होता है कि कहाँ से उसने अपने काम को दोबारा से रिज्यूम करना है जब भी वो पावर अप होता है। तो ये सारा वो हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से जो है ना, जैसे ही कोई वैल्यू हम पुश करते हैं तो हमारा स्टैक पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, और दोबारा से पुश करेंगे दोबारा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस कर लिया जो इंटरनल रजिस्टर का स्ट्रक्चर था और बेसिक हमने जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने थे। फिर हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स, डायरेक्टर्स, रोम स्पेस, PSW रजिस्टर, प्रोग्राम स्पेस वर्ड जो हमने यूज़ कर लिया, और डिफरेंट हमारे पास जो रजिस्टर बैंक्स थे और स्टैक्स थे उसके पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि हमारे ये कोर्स का लास्ट लेक्चर था, अगर आप कोई और टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं कि ये टॉपिक भी इस कोर्स के अंदर ऐड किया जाए तो हम वो टॉपिक भी आपके लिए लेक्चर्स के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।